प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। हम सभी जानते हैं मौद्रिक नीति के साथ साथ राजकोषीय नीति सरकार की महत्वपूर्ण नीति होती है। इन नीतियों के द्वारा कोई भी सरकार अपने अर्थव्यवस्था का नियमन और संचालन करती है। ये दोनों महत्वपूर्ण नीतियाँ होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उस देश की राजकोषीय नीति का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजकोषीय नीति ही किसी देश की दिशा और दशा को तय करता है। इसलिए राजकोषीय नीति ऐसी होनी चाहिए जो उस देश के आर्थिक विकास के साथ साथ उस देश के लोगों के आर्थिक कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करे। राजकोषीय नीति में सरकार की प्राप्तियों और व्यय को शामिल किया जाता है। सरकार की आय और व्यय को बजट के द्वारा समझते हैं, इसलिए बजट को राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। राजकोषीय नीति निर्माण की उत्तरदायित्व की बात करें तो राजकोषीय नीति निर्माण का जो उत्तरदायित्व है वह केंद्र और राज्य सरकार दोनों की होती है। दोनों सरकारें राजकोषीय नीति का निर्माण भी करती है और उसे लागू करने का उत्तरदायित्व भी इन दोनों सरकारों की होती है। राजकोषीय नीति का तात्पर्य मुख्य रूप से 3 नीतियों से होता है, जिसमें पहला है कर नीति या टैक्स पॉलिसी। इसके अंतर्गत सरकार यह तय करती है कि किस प्रकार से नए कर लगाया जाए या पुराने कर को समाप्त कर दिया जाए या पुराने कर में वृद्धि कर दी जाए। तो पूरा कर निर्धारण से संबंधित होती है ये टैक्स पॉलिसी। दूसरा होता है गवर्नमेंट डेब्ट पॉलिसी, सरकार की ऋण नीति। सरकार भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऋण लेने का कार्य करती है। तीसरा है ग्रांट पॉलिसी या अनुदान नीति। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अनुदान प्रदान कर अर्थव्यवस्था को नया गति प्रदान करती है। तो इन तीनों नीतियों को राजकोषीय नीति में शामिल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में से कुछ मुख्य उद्देश्यों को मैंने यहाँ पर लिया है, जिसमें पहला है पूंजी निवेश को बढ़ाना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। पूंजी निवेश को बढ़ाकर ही हम किसी देश के आर्थिक विकास में गति प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए पूंजी निर्माण में वृद्धि करना भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है मुख्य उद्देश्य है देश में आर्थिक स्थिरता कायम करना। देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है, जिसमें राजकोषीय नीति मुख्य रूप से कार्य करती है। देश में आर्थिक स्थिरता कायम करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा मुख्य उद्देश्य है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने से बचत बढ़ती है, उससे पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है और पूंजी निवेश में भी वृद्धि होती है। इस तरह से रोजगार उपलब्ध कराकर लोगों की आय में वृद्धि कर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की जा सकती है। मुख्य उद्देश्यों में से मैंने जो चौथा उद्देश्य यहाँ पर लिया है वह है आय का अधिकाधिक विकासात्मक योजनाओं में उपयोग करना। सरकार ऐसी राजकोषीय नीति बनाती है जिसमें आय का अधिक से अधिक प्रयोग विकासात्मक कार्यों में हो सके। तो ये मुख्य राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को यहाँ पर मैंने बताया। अब आगे हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी टूल बजट्स। राजकोषीय नीति के उपकरण के अंतर्गत बजट एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा होता है। तो इस तरह से बजट को राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है।
बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आधिक्य बजट या सरप्लस बजट। इसमें आय व्यय से अधिक होता है। दूसरा होता है बैलेंस बजट या संतुलित बजट, जिसमें आय और व्यय दोनों समान होते हैं। तीसरा जो बजट है वह है डेफिसिट बजट या घाटे का बजट कहा जाता है, जिसमें आय व्यय से कम होता है। विकासशील देश डेफिसिट बजट का उपयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे हम भारत की बात करें, हमारे देश में भी घाटे का बजट को ही अपनाया गया है। तो ये 3 प्रकार के बजट हैं। बजट मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। एक होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजी बजट। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व आय और राजस्व व्यय को शामिल किया जाता है। राजस्व आय की बात करें तो सरकार को कर के रूप में आय प्राप्त होती है, गैर कर के रूप में भी सरकार को आय प्राप्त होती है। पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। इंडियन टैक्स सिस्टम। कर क्या है? कर सरकार को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है और उस भुगतान के बदले में सरकार से लाभ की कोई आशा नहीं की जाती। अर्थात जनता टैक्स का भुगतान करती है लेकिन उसके बदले में लाभ की आशा नहीं करता। इस तरह से टैक्स एक अनिवार्य भुगतान होता है। हालांकि कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सरकार का जो उद्देश्य होता है, टैक्स के माध्यम से जो आय प्राप्त करती है उसका उपयोग जनता के कल्याणकारी कार्यों में करती है। सरकार को टैक्स के रूप में ही आय की प्राप्ति होती है। अब हम टैक्स सिस्टम के बारे में देखें तो टैक्स सिस्टम 4 प्रकार का हो सकता है, जिसमें पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम या प्रगतिशील कर प्रणाली। यदि कर योग्य आय में वृद्धि के साथ साथ टैक्स की दर में भी वृद्धि होती हो तो यह प्रगतिशील कर प्रणाली कहलाती है। दूसरा है प्रतिगामी कर प्रणाली या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहा जाता है। यह प्रणाली प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का विपरीत होता है। रिग्रेसिव टैक्स प्रणाली में क्या होता है, जैसे जैसे कर योग्य आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स की दर घटती जाती है। इस तरह से ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का विपरीत होता है। तीसरा होता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम या आनुपातिक कर प्रणाली। आनुपातिक कर प्रणाली में क्या होता है, जैसे जैसे कर योग्य आय की मात्रा बढ़ती जाती है कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कर की दर समान होती है। हालांकि कर योग्य आय में वृद्धि के साथ साथ कर की राशि में जरूर वृद्धि होती है लेकिन कर की दर जो है समान रहता है। तो ये प्रोपोर्शनल या आनुपातिक कर प्रणाली कहलाता है। लास्ट है डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम या अधोगामी कर प्रणाली। ये अधोगामी कर प्रणाली प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम का मिला जुला रूप है। यदि आय के एक निश्चित स्तर तक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अपनाया जाए, उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम को अपनाया जाए, तब यह डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम या अधोगामी कर प्रणाली कहलाता है। तो ये तो कर प्रणाली है। यदि हम कर को जनता के ऊपर जो लगाया जाता है उसके आधार पर यदि हम उसको देखें तो कर 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जिसके ऊपर कर लगाया जाता है यदि उसका भुगतान भी उसी के द्वारा किया जाए तो वो डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आय के स्रोत पर लगाया जाता है और जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी के द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। इसे दूसरों के ऊपर नहीं डाला जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें
इनडायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसके द्वारा उस कर का भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि उसे अन्य के ऊपर टाल दिया जाता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इस तरह से ये मेरा माइक्रो टीचिंग प्रेजेंटेशन था यूजीसी एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित थर्ड ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में मुझे ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स करने का मौका जो विश्वविद्यालय ने प्रदान किया है, उसके लिए मैं गुजरात विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।